जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनके बोर्ड एग्जाम में आपदा प्रबंधन से 9 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें लघुतरीय प्रश्न की संख्या 2 होती है, जिसको 2 ही प्रश्न 4 प्रश्न होते हैं लेकिन बनाना 2 होता है, और 2-2 अंक के होते हैं तो 4 अंक का वो हो गया, और 5 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर के 9 नंबर के प्रश्न आपदा प्रबंधन से पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे द्वारा इस बनाए गए वीडियो में तीनों क्लास 3 गो वीडियो बनेगा, तीनों क्लास अगर बढ़िया से देख लेते हैं तो आपदा प्रबंधन का 9 नंबर का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आपदा क्या है। तो आपदा को अपने भाषा में आफत कहते हैं। क्या कहते हैं? आफत। और आफत जब भी आता है तब समस्या उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? समस्या। और समस्या किसे कहेंगे? जिसमें जान की हानि हो और माल की हानि हो। जान माल की हानि हो, माल मतलब संपत्ति, धन, समझ रहे हैं, उसी को आफत कहते हैं या आपदा कहते हैं। ठीक है। और आफत जो होता है 2 कारणों से उत्पन्न होता है, एक मानव के कारण, एक भगवान के कारण, यानी प्रकृति के कारण। तो जो मानव के किसी न किसी प्रकार से हाथ होने के कारण आफत उत्पन्न हो जाता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, या कृत्रिम आपदा कहते हैं, या मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे युद्ध, भगवान लड़ा रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, भगवान नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग स्वयं लड़ रहे हैं, इसलिए वह क्या हो गया? मानव जनित आपदा हो गया। महामारी, मनुष्य के कारण महामारी फैलता है, बीमारी फैलता है, ये सब मानव जनित आपदा हो गया, है ना। आतंकवाद, ये भी मानव जनित आपदा हो गया। और यदि बात करें हम प्राकृतिक आपदा की, भगवान तो भेजे गए आफत के या आपदा के, तो इसमें मानव समाज का, मानव जाति का या मानव समाज का कोई हाथ नहीं होता है ना। जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, जंगल में आग लग जाना, ये सब, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, जमीन का धंस जाना, ये सब जो है वो प्राकृतिक आपदा है। तो आप लोग समझ जाए आपदा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवजनित आपदा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मनुष्य इस आपदा को ना तो कभी कम कर पाया है और ना तो कभी आपदा को आने से ना तो रोक पाया है और ना ही कभी रोक पाएगा, लेकिन इसके प्रभाव को अपने हिसाब से कम करने का प्रयास करता है। आफत के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। आफत सभी कालों में आते रहे हैं, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो अपने प्रयास से आफत के प्रभाव को कम करने के लिए जो भी काम करते हैं, जिस योजना पर चलते हैं, जो तिकड़मबाजी अपनाते हैं, जो हम लोग काम करते हैं, जिस योजना पर काम करते हैं, वही कहलाता है आपदा प्रबंधन। क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन। ठीक है। और आपदा प्रबंधन जरूरी क्यों है? तो मान लीजिए आफत को तो रोक नहीं सकते हैं, आपदा को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन भूकंप आ गया और किसी का घर गिर गया, उसमें 5 लोग फंसे हुए हैं, किसी के पैर पर दीवार गिर गया है, किसी के हाथ पर दीवार गिर गया है, बुरी तरह से कुचला गया है, वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग बाहर रह करके ताली बजाएंगे, वाह 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 वाह, ठीक हुआ ठीक हुआ। क्या करते हैं आप लोग? उसको बचाने का प्रयास करते हैं। आपसे संभव नहीं हो पाता है तो सरकार वैसे प्रयास करती है, बचाने का प्रयास करती है। अब क्यों प्रयास करते हैं? क्योंकि आफत को कम किया जा सके। क्या किया जा सके? आफत के प्रभाव को, गलत प्रभाव को, बुरे प्रभाव को, कुप्रभाव को कम किया जा सके। तो कुप्रभाव को कम करने के लिए या जान माल की हुई क्षति को कम करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो आपदा प्रबंधन। यह आपदा प्रबंधन इसीलिए आवश्यक है ताकि जान माल की क्षति को कम कर पाए, आफत को कम कर पाए, आपदा के बुरे प्रभाव को कम कर पाए। तो आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। जैसे आपदा क्या है? अचानक आने वाली ऐसी समस्या जिससे बड़े स्तर पर जान माल की हानि होती है। ठीक है। आपदा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा तथा मानवजनित आपदा। समझ गए? अचानक आने वाली ऐसी आफत जिसमें मानव जाति का कोई हाथ न हो, किसी प्रकार की इंटरफेयर न हो मनुष्य जाति का, उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी फटना, भूस्खलन आदि। अचानक आने वाली ऐसी आपदा जिसमें मानव समाज जाति का किसी न किसी तरह हाथ हो, उसे मानवीय कृति में मानवजनित आपदा कहते हैं। उदाहरण के लिए महामारी, सांप्रदायिक दंगा, युद्ध, आतंक आदि। अब आते हैं आपदा प्रबंधन कि आपदा प्रबंधन क्या है। चाहे कोई भी आपदा हो, उसे पूरी तरह से खत्म या समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बुरे प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता है। अतः इसके लिए जिस योजना पर काम किया जाता है उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो आपदा प्रबंधन से होने वाले हानि से जान माल को बचाने के लिए या उसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन आवश्यक है। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे और इसको लिख लेंगे। अब हम इस टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है।
आपदा के बारे में जो हमारे सामान्य बुद्धिमत्ता थी अब काम करने लगी है कि आपदा क्या होता है, क्या प्रकार होते हैं, जो आवश्यक है, आपदा प्रबंधन क्या है, ये सारी चीज़ समझते हैं। अब हम कुछ आपदा पर चर्चा करेंगे, जैसे बाढ़। बाढ़ एक प्रकार की आपदा है। बाढ़ पर क्या है आपदा? जो लोग बाढ़ के बारे में नहीं जानते हैं वो जान जाइए कि ये जो बाढ़ आपदा है वो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और आपदा ये आफत तभी बन पाएगा जब अचानक है। तो प्राकृतिक आपदा जो है बाढ़ है, और बाढ़ में क्या होता है, पानी की मात्रा अचानक बढ़ जाता है। क्या होता है, पानी की मात्रा अचानक बढ़ जाता है। इसी कारण से हम लोग को समस्या होने लगता है, इसलिए हम उसको आफत कह देते हैं कि बाढ़ एक प्रकार की आफत है, आपदा है। तो बाढ़ के बारे में क्या लिखे हैं, यह एक प्राकृतिक आपदा है जो जल की मात्रा अचानक बढ़ जाने के से जन्म लेती है या बढ़ जाने के कारण होता है। अच्छा, बाढ़ के कारण क्या है, तो बाढ़ के कई कारण हैं जिसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। बाढ़ के निम्नलिखित कारण, सबसे पहला तो बाढ़ का कारण यह है, या सबसे प्रमुख कारण यह है कि बहुत अधिक वर्षा होना। बहुत अधिक वर्षा होगा तो बाढ़ हो जाता। देखते हैं आसपास ऐसे ठीक मौसम है, और जब 2-3 दिन खूब बढ़िया से बरस हो गया तो आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा हो जाता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जाने में कठिनाई होने लगती है। तो कहते हैं बाढ़ आ गया, आफत आ गया, बाढ़ प्रकार की आपदा। तो कारण ये नदियों के तली में अवसादों का जमना, ये कचरा के जमना से भी कारण क्या है, बाढ़ आने के कारण क्या है, तो दूसरा कारण है नदी के तली में अवसाद। अवसाद का मतलब होता है कचरा। अब नदी के तली में कचरा कैसे जमेगा, तो आप लोग बचपन में कहानी पढ़े होंगे, प्यासा कौआ की कहानी। वो कंकर को बार बार डालता है तो पानी का लेवल उठ जाता है। तो कंकर को समझिए कचरा, अवसाद, और बार बार जाने से जब तली में अवसाद की मात्रा बढ़ने लगा तब पानी का लेवल बढ़ने लगा। तो नदी जो है, नदी में जो पानी है वह हिमालय पर्वत से आती है, और हिमालय पर्वत से जब जल निकलती है तो बहुत तेज गति से निकलती है, और अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर को काट करके लाते रहती है, और इसी क्रम में वो पत्थर को घीस करके बालू बना देती है, छोटे छोटे कण के रूप में, गाद मिट्टी के रूप में बदल देती है, और वही आकर के नदी में छोड़ देती है। तो नदी में जैसे ही छोड़ती है, नदी में जब जाएगा अवसाद कचरा, तो नदी में पानी कम भी हो तो कचरा बढ़ने के कारण से पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब नदी में पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो किनारा पर पानी का लेवल बढ़ जाएगा। जब किनारा पर पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो नदी से सब चीज़ कनेक्ट होते हैं, नदी, नाला, झील, तलैया, तालाब, सब में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। और उसी के पास में हम लोग रहते हैं, नदी, झील, ताल, तलैया के पास, तालाब के पास, आसपास। तो सारा हमारे जगह पर पानी आ जाएगा तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो अवसाद का बढ़ जाना भी, अवसाद कचरा का बढ़ जाना भी, अवसादों का बढ़ जाना भी बाढ़ के कारण। जल निकास की बढ़िया व्यवस्था न होना। अगर मान लीजिए आप कभी महसूस किए होंगे, आपके आसपास भी, शहर में रहे या गांव में रहे, नली पानी निकलने की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, तो जब बारिश होगा तो पानी जम जाएगा, अवरुद्ध हो जाने के कारण, रुकावट आ जाने के कारण पानी जमने लगेगा। जमने का मतलब क्या, बर्फ के रूप में फ्रीज नहीं होना, मतलब पानी एक जगह एकत्रित हो जाता है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है ना। जाने में कठिनाई होने लगता है, तो आप लोग पैंट उठा करके जाने जाएंगे, महिला लोग साड़ी उठा करके जाएगी, लड़की लोग अपना कपड़ा उठा करके जाती है ना, तो समस्या हो जाता है। तो ये जो है जल निकास की बढ़िया व्यवस्था न होना, इसी कारण भी बाढ़ आती है। नदियों के बांधों को अचानक टूट जाने। अब नदी पर सारा बांध ठीक है ना, मौसम भी ठीक है, बारिश भी नहीं होगी, लेकिन अचानक से बांध टूट जाए तो भारी मात्रा में जल का प्रवाह होगा और आसपास क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तो आफत आ गई उनके लिए, जानमाल की हानि हो जाएगी उनके लिए, ये होगी आपदा। तो बाढ़ आने के कारण क्या है, तो नदियों के बांधों का अचानक से टूट जाए। और पेड़ पौधा के अंदर धुन कटाई, पेड़ पौधा के अंदर धुन कटाई से बाढ़ कैसे आता है, तो आप समझिए कि जब पेड़ पौधा काटिएगा तो पेड़ पौधा अपने जीवन काल में अपने भार के 100 गुना पानी को वाष्प बना के उड़ा देता है। रोज जितना पानी उड़ाता है उसका 10% ही यूज करता है, 90% पानी को वाष्प बना के उड़ा देता है। आज मान लीजिए कि कोई पेड़ 10 किलो पानी को भाप बनाया है, तो उसमें से 1 किलो पानी का यूज किया है, 9 किलो को भाप बना दिया है, यानी वाष्प बना दिया है, वाष्पोत्सर्जन कर दिया है। वो जो वाष्प संघनित होकर के जैसे ऊपर जाएंगे उससे सट के बादल का निर्माण करते हैं और बारिश कराते हैं। अगर आप अंधाधुंध पेड़ कटाई कर रहे हैं तो पेड़ है नहीं तो नीचे से वाष्प निकालेगा कौन, और जब नीचे से वाष्प निकलेगा नहीं तो ऊपर वाष्प जाएगा कैसे, और जब ऊपर वाष्प जाएगा नहीं तो बादल नहीं बनेगा, ना बारिश होगा। तो वह क्षेत्र शुष्क होने लगेगा, ड्राई होने लगेगा, सूखा होने लगेगा, और धीरे धीरे उस क्षेत्र की गर्मी बढ़ने लगेगी। और लगातार यही काम करते रहेंगे तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ने लगेगी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब की गर्मी बढ़ने लगेगी, भूमि की गर्मी बढ़ने लगेगी, और यह गर्मी ध्रुव के पास पहुँच जाएगी। पृथ्वी है और पृथ्वी के 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस ध्रुव पर पानी है जो बर्फ के रूप में मौजूद है। ध्रुव इतना ठंडा है कि वहाँ पर जो पानी है वो हिमालय पर्वत के चट्टान इतना मजबूती से जमा हुआ है,
लेकिन बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में एकदम उतना मजबूती से जमा हुआ है। और जब आप पेड़ पौधा की अंधाधुंध कटाई की है तो ये गर्मी धीरे धीरे भूमि की गर्मी बढ़ते जाएगा, तो यह गर्मी ग्लोब तक भी, ध्रुवों तक भी पहुँचेगा गर्मी, और धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू होगा, और पिघलना शुरू होगा तो समझ रहे हैं, उधरे से आता है, ध्रुव के पास से पानी आता है, आसपास से पानी आता है, हिमालय पर्वत से पानी आता है, तो जब ध्रुव का बर्फ पिघलेगा तो समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ेगा, समुद्र में जब पानी की मात्रा बढ़ेगा तो उसी प्रकार नदी, झील, ताल, तलैया, तालाब में पानी की मात्रा बढ़ेगा, और जब ये सब में पानी की मात्रा बढ़ेगा तो आप लोग कहाँ रहिएगा, तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा, है ना। इसलिए सभी धर्मों में बताया गया है कि इस संसार का नाश, ये संसार का अंत बाढ़ आने से होगा, पानी में डूबने से होगा, तो हो जाएगा पानी में डूबने से। सही बात है, वैज्ञानिक बात है, सब पर तो बाढ़ आने के ये कारण, अंधाधुंध कटाई, ठीक है। अब एग्जाम में पूछता है कि बाढ़ से होने वाली हानि बताइए, तो क्या हानि आप ही लोग बता सकते हैं, लेकिन आपको लिखने का एक तरीका बता देते हैं। बाढ़ से होने हानि क्या है, तो पहला हानि यह है कि जब जलमग्न हो जाएगा पूरा पृथ्वी, है ना, या पृथ्वी नहीं जलमग्न हो, कुछ ही क्षेत्र जलमग्न हो, बाढ़ किसी क्षेत्र में आए तो उस क्षेत्र में आप तो घर पर, है ना, घर पर है, नीचे रहे हैं तो घर पर चले, छत पर चले गए, घर में है तो छत पर चले जाइएगा, बाढ़ से आप बच जाइएगा। लेकिन जो पेड़ पौधा है वो तो छत पर आपके नहीं चला जाएगा, वो तो आस ही पास रहेगा, जमीन पर ही रहेगा। अब बाढ़ जब आ जाएगा, पानी हमेशा लगा रहेगा, तो वन का विनाश हो जाएगा, वन का विनाश हो जाएगा। सब पहले समय जंगल का नाश होने लगेगा, सड़ने गलने से नाश हो जाएगा, पानी समय बहुत समय तक जमा रहा था। और दूसरा बात यह है कि आपका घर ईंटा पत्थर का है, सब पर है, ईंट का मकान है, ईंटा बालू सीमेंट का मकान है, लेकिन जीव जंतुओं का घर क्या है, तो पेड़ पौधे ही उनका मकान है। तो जब पेड़ पौधा नहीं रहेंगे, वन का विनाश हो जाएगा, तो वन्य जीवों का ना विनाश हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। और जब वन्य जीवों का विनाश हो जाएगा, समझिए, अब वन्य जीव जब मरने लगेंगे, सड़ने गलने लगेंगे, तो इसके कारण से वायुमंडल में दुर्गंध वायु की मात्रा बढ़ जाने लगेगी, खराब वायु की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, सड़ने गलने से। तो कई प्रकार के संक्रमण रोग हो सकते हैं, चिकुनगुनिया, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब बीमारी फैलने लगेंगे, खुजली, दांत खत खुजली, ये सब जो होगा संक्रमण फैलने लगेगा। तो बाढ़ से होने वाली हानि में ये सब आते हैं। अच्छा, अब आदमी छत पर तो खेती नहीं करता है, जमीन में ही खेती करता है, तो फसल नष्ट हो जाएंगे, और जब फसल नष्ट हो जाएंगे तो खाइएगा कैसे, तो फिर महंगाई बढ़ जाएगा। तो बाढ़ के एक और कारण है फसलों का नष्ट हो जाना, है ना, अर्थात महंगाई का बढ़ जाना। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखे हैं कि फसलों का नष्ट हो जाना, और बाढ़ आने से परिवहन व्यवस्था तो बाधित हो ही जाता है, आने जाने में तो समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। सोच रहे कि नहीं सोच रहे हैं, ये सारा चीज़ है। देखते हैं आसपास जब जम जाता है तो कोई अचानक से कोई बाहर से कोई आया है, देखें कि पानी जमल है, तो उसमें क्रॉस नहीं करता है, क्या पता उसमें गड्ढा हो, गिर जाए, अब 32 दांत बाहर निकल गया तो फिर भूतला चुनित रहेगा पानी में, सब समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है, तो परिवहन व्यवस्था को बाधित हो जाए। बाढ़ को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय है, यानी बाढ़ को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, नियंत्रित पर ध्यान दीजिएगा, और इस टॉपिक को भी आप लोग लिखिएगा। बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय क्या है, तो देखिए, एक जो कारण था बाढ़ आने का, उसको समाप्त कर दीजिए, निवारण हो जाएगा। जो कारण है उसको समाप्त कर दीजिए, क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। कारण क्या था, अगर बांध टूट जाए तो बांध टूट जाए तो बाढ़ आ जाएगा, तो आप मजबूत बांध का निर्माण करवाइए। अंधाधुंध पेड़ की कटाई होने से बाढ़ आता था, तो पेड़ खूब लगाइए, और क्या है, और बताइए। वर्षा, नदियों में अवसाद जम जाते थे, जिसके कारण से बाढ़ आ जाता था, तो समय समय पर अवसाद साफ होने चाहिए, नदियों की साफ सफाई होनी चाहिए। उसके लिए बालू कटाने लगती है सरकार, अवसाद बढ़ जाता है, तो जब अवसाद कम हो जाता है तो बालू काटने पर रोक लगा देती है, ऐसा। फिर और क्या है, नियंत्रित करने का उपाय क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगा करके, ये सब बता दिए। अब जलाशयों का निर्माण करके, जलाशयों का मतलब जिसमें जल आश्रय लेता है उसी को जलाशय कहते हैं। क्या, जिसमें जल आश्रय लेता है उसको कहते हैं जलाशय। तो जलाशय का निर्माण कीजिएगा तो बाढ़ की समस्या नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यह जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये जो क्षेत्र है, इसमें जमीन समतल है, बात समझ, जमीन क्या है, समतल है। बारिश होगा या कोई भी पानी आएगा तो जमीन पर पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर दिए कि ये गड्ढा खोद दिए, क्या कर दिए, गड्ढा खोद दिए, सब समझ रहे हैं। तो जब बारिश होगा तो जितना भी यहाँ के पानी होगा गड्ढा में चला जाएगा, तो ये जो गड्ढा है जलाशय का काम कर दिया, तो आसपास के लोगों को बाढ़ की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। आप जब देखते हैं गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जब बहुत अधिक मात्रा में पानी हो जाता है तो आपके आसपास गड्ढा में चला जाता है, अब भर जाता है गड्ढा। अब कल्पना कीजिए अगर गड्ढा नहीं रहता तो वो पानी तो आप ही के क्षेत्र में रहता, और जब रहता तो परिवहन व्यवस्था बाधित होता, आने जाने में बाधित होता, तो आपके लिए बाढ़ हो जाता कि नहीं हो जाता। तो बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय है जलाशयों का निर्माण करके, क्या करके, जलाशयों का निर्माण करके। जल निकास
जल आने जाने का व्यवस्था बढ़िया नहीं रहेगा, नाली साफ सुथरा नहीं रहेगा, पानी निकलने का व्यवस्था खूब बढ़िया समय तो बाढ़ आ जाता था, तो बढ़िया जल निकास के हेतु बढ़िया व्यवस्था कीजिए, जल निकास तो क्या कीजिए, बढ़िया व्यवस्था कीजिए। तो ये निर्धारित करने के उपाय हैं, इसको आप लिख लेकर। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियाँ क्या है? बाढ़ से सुरक्षा कैसे? सावधानी जो होता है वो बाढ़ के पहले अपनाया जाता है। बात समझे, सावधान कब रहा जाता है? घटना घटने से, दुर्घटना होने से पहले। तो बाढ़ से सुरक्षा है तो सावधानी कैसे अपना सकते हैं, क्या क्या करेंगे कि हम सावधान माने जाएंगे, अब वो सावधानियां कहलाएंगी। तो देखिए, मकानों को नदियों से दूर और ऊंचे स्थान पर बनाएं। आप यदि बाढ़ से बचना चाहते हैं तो आप यह सुनिश्चित करें कि आप जब मकान बनाए तो नदी से दूर हो, है ना। ऐसा नहीं कि सस्ता जमीन मिल रहा है तो नदी के पास ले लिया, आप चला कि 21 साल में एकदम तोड़ मार के लेके चल गया नदी, है ना। लो कहाँ था घर, तब तो रह जाइएगा। अरे विशाल बाबू का तो घर यहीं पर था, नहीं है, सब पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मकानों के नदियों से दूर बनाए और ऊंचे स्थान पर बनाए। कहाँ बनाए? ऊंचे स्थान पर। प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद बांध बना करके, जो प्रभावित क्षेत्र है, लगता है कि बाढ़ आता है हर साल, तो सावधानी बरतना है, आपको बचना है, तो उस क्षेत्र में सरकार से अपील करवा करके या सभी लोग प्रयास करके मौजूद बांध का निर्माण कर दीजिए, बाढ़ से बच जाइएगा, है ना। बाढ़ के प्रति लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित करके। बाढ़ देखिए, जापान में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, प्राकृतिक आपदा से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है, लेकिन जापान विकसित है ना, तो उतना भी बहुत बड़ा टेंशन नहीं है बाढ़। तो सावधानी क्या है, लोगों को जागरूक कर दीजिए कि अकबकाए नहीं, सोचता कुछ अलबला आ जाता है, जैसे अशिक्षित लोग क्या है और जागरूक नहीं होते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग को मम्मी चाहे दादी, अगर किसी का थोड़ा सा सर फट गया, खून निकलने लगा, बाप रे बाप 5 लीटर खून बह गई, इतना पूरा खून की नदी बह गई, समझ पा रहे, इतना ज़्यादा हुआ हो जाता है। अब पढ़ा लिखा आदमी देखेगा खून बही है तो तुरंत रोकेगा, उसको बांधेगा और हॉस्पिटल लेके जाएगा, चिंतित नहीं होगा, समझ पा रहे। तो लोगों को बाढ़ जब आए तो बाढ़ के पानी से डरना नहीं, लोगों को जागरूक किया जाए कि बाढ़ जब आए तो कैसे बचना है, ठीक है। लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है वो लोग तैरने आते हैं, बच्चा तैरने आएगा तो बच जाएगा, समस्या बहुत कम हो जाएगी बाढ़ की समस्या, है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने को तो जागरूक और प्रशिक्षित करके बाढ़ की पूर्व आवश्यक सामग्री जुटा करके, बाढ़ के पूर्व क्या करके आवश्यक सामग्री। हम जानते हैं कि बाढ़ आने वाली है या हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से पूर्व आवश्यक भोजन सामग्री, खाने वाला सामग्री, जो आवश्यक सामग्री उसको जुटा लेंगे। खासकर बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था कर लेंगे कि अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई, चारों तरफ से पानी से घिर गया, किसी प्रकार के बाहरी सहायता नहीं मिल पाया, तो बच्चा तो कम से कम जीवित रह पाएगा, क्योंकि बच्चा नहीं मानेगा, सियान आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन बच्चा, है ना, तो टेंशन में रहेगा, ओकरे में यहाँ जब करेगा तो खिस भरेगा, इसलिए उसके लिए भी भोजन सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए, समझता है। और जो दवा होता है, जैसे कि आम जो बुखार, सर्दी, खांसी का ये सब दवाई होना चाहिए। तो ये क्या है, बाढ़ से पूर्व आवश्यक सामग्री जुटा ले, इसमें जैसे भोजन, बच्चों के लिए भोजन, दूध आदि व्यवस्था कर ले। और अब दूध का मतलब नहीं कि लिक्विड टाइप का दूध, लिक्विड टाइप का तो दूध खराब हो जाएगा, पाउडर में दूध रखिए। बच्चा जब बाढ़ आ जाएगा, जब गिर जाएंगे, जब समस्या रहेगा, तो हम उसको पानी में घोल के पिला सकते हैं। तो ये सारा चीज़ बच्चों के लिए बनाना चाहिए। तो बाढ़ से सुरक्षा तो अपनाई जाने वाली सावधानियाँ ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम आप जो बताएं ये बाढ़ के बारे में है, आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब आते हैं टॉपिक लास्ट, सुखाड़ पे। क्या है सुखाड़, ठीक है। तो सुखाड़ जिस प्रकार की आपदा है, लेकिन आपको बताया है कि आपदा हो या आफत हो, तुरंत आता है, बहुत तेजी से आता है। लेकिन सुखाड़ एकमात्र ऐसा आपदा है जो किसी भी क्षेत्र में धीरे धीरे उत्पन्न होता है। तो प्रश्न यही बनता है सबसे इम्पोर्टेंट कि सूखे की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, तो धीरे धीरे, क्योंकि आमतौर पर आफत बहुत तेजी से आता है, लेकिन ये सुखाड़ एकमात्र आपदा है जो धीरे धीरे आता है। अच्छा, सुखाड़ प्रकृति का आपदा है, इसको प्रकृति की आपदा की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन मानव की गलती के कारण आता है। लेकिन इसको रखा कैसे कर गया प्रकृति की आपदा की श्रेणी में, क्योंकि मानव जब गलती नहीं करता था तब भी कई क्षेत्रों में सुखाड़ पड़ जाते थे। मानव जब गलती नहीं करता था तभी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, सच बात। तो ये सब प्रकृति का आपदा की श्रेणी में है ना। अब सुखाड़ क्या है, तो वर्षा के मौसम है अब वर्षा न हो, ठीक है। अब वर्षा न हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि किसान खेती करने वाला होता है और खेती न कर पाए, वर्षा हो चाहे नहीं, खेती हम नहीं कर पाए, हमारा काम जब आगाज होने लगता है, खराब होने लगता है, हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है, तब वो आफत कहलाता है। मानव को जब समस्या होने लगता है तो उसके लिए वो आफत बन जाता है। तो वर्षा के मौसम में वर्षा नहीं होना है, साथ साथ तेज धूप निकले, जमीन फट जाए, बंजर हो जाए, सब पर है। वर्षा के मौसम में वर्षा का न होना और तेज धूप निकलना, जिसके कारण किसान खेती नहीं कर पाए, सुखाड़ कहलाता है ना। और सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए धीरे धीरे आती है, प्रकृति का आता है। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको दिए हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है।
कहता है कौन बिहार के कौन सा क्षेत्र, बाढ़ से ग्रसित उत्तर क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र। तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे भी लिखे वैसे ही लिख लीजिएगा। विश्वास मानिए जब आप यहाँ से पढ़िएगा ना तो 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपके ठान लिए हैं कि सभी चीज़ को हम पढ़ाएंगे, है ना, बहुत ही 100 में 100 तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सूखे के लिए कारण या उत्तरदायी कारक। सूखे के कारण क्या है या उत्तरदायी कारक क्या है, कौन सा कारण जिसके कारण सुखाड़ आता है। तो सुखाड़ का उत्तरदायी कारक जानते हैं क्या है, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई। अब देखिए, अब कहिए सर बाढ़ में, अब बताएं कि बाढ़ आता है पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से, अब बता रहे हैं सुखाड़ भी आता है पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से। एक दूसरे के विरुद्ध बात कर दिए, उल्टा बात कर दिए। तो देखिए कैसे, जब पेड़ नहीं रहेगा तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होता है, पृथ्वी की गर्मी बढ़ने लगता है और सुखाड़ आने लगता है। और सूखे की स्थिति गर्मी फैलते जाता है, ध्रुव तक पहुंचता है। तो ध्रुव तक गर्मी धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो जहाँ से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट होगा बढ़ना, उसके आसपास के क्षेत्र बढ़ते बढ़ते जाएगा, ध्रुव तक जाएगा। तो ध्रुव तक गर्मी को बढ़ने में पूरा जमीन को गर्म होने में समय लगेगा, समझ पा रहे हैं। और तब अंतिम समय जाकर के जब ध्रुव गर्म होगा तब पानी पिघलेगा, फिर बर्फ पिघलेगा, तो फिर आएगा तो बाढ़ हो जाएगा। लेकिन इस समय के दौरान जब गर्म हो रहा था भूमि, जब ध्रुव गर्म नहीं था, आसपास जो गर्म होते जा रहा था, उस क्षेत्र में तो सुखाड़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर खूब ध्रुव, फिर जमीन बहुत ज़्यादा गर्म होते गया, खूब गर्म होते गया, तब ध्रुव तक जब गर्मी पहुँचेगा पूरा बढ़िया रूप से, तब पिघलेगा, तो फिर बाढ़ आ जाएगा। तो पहले तो सुखाड़े आएगा, समझ पा रहे हैं, फिर बाद में बाढ़ आएगा जब पूरा पृथ्वी गर्म हो जाएगा। तो लेकिन जब गर्मी स्टार्ट हुआ है, तो गर्मी जहाँ स्टार्ट हुआ है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, तो आसपास जो पहले तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और जब गर्मी बढ़ गई, ध्रुव के पास पहुंची, तब बर्फ पिघलेगा, समझ पा रहे। तो कुछ इस प्रकार से कि सूखे के लिए कारण या उत्तरदायी कारक है भूमि के तापमान का बढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, है ना। अब भूमि का तापमान कैसे बढ़ता है, तो पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई करके, है ना। या एक और तरीका है भूमि के तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ता है, तो CFC गैस, 9th क्लास में पढ़ा होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कई ऐसे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो हम ये जो केन स्प्रे जो होता है परफ्यूम आदि में जो यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर आदि में होता है, तो ये सब जो गैस हैं वो क्या करते हैं, सूरज से आने वाली प्रकाश के गर्मी को अपने अंदर पकड़ के रखते हैं, फिर वापस जाने नहीं देते हैं, है ना, और वायुमंडल में गर्मी बनाए रखते हैं। तो भूमि इससे चारों तरफ जब गर्मी रहेगा तो भूमि पर गर्मी रहेगा, समझ पा रहे हैं। अब भूमि का गर्मी रहेगा तो ग्लोब का वार्मिंग, ग्लोब क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, समझ पा रहे। तो ग्लोब जब गर्म होगा तो सूखा की स्थिति पहले उत्पन्न हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा जब ग्लोब गर्म होता है तब फिर बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा ध्रुव का, लेकिन पहले तो सूखा की स्थिति उत्पन्न होगा, है ना। जल की अधिक बर्बादी, जल का बहुत अधिक बर्बादी होना भी सुखाड़ की समस्या है ना। सुखाड़ की समस्या उत्पन्न कर देती है, कारण बनती है या उत्तरदायी कारक बनता है। अब कैसे जल की अधिक बर्बादी करते हैं आप लोग, तो मान लीजिए नहाना है, ये अब तो और मोटर का व्यवस्था हो गया है। पानी आप जानते हैं कि कितना महत्व है पानी का, जल का, और बहुत कम मात्रा में है जल। लेकिन अब क्या है, जिनके पास भी मोटर है, पहले वो घर जो धोते थे उनके पास मोटर नहीं था, तो दीपावली आदि में कोई पर्व त्यौहार में घर धोते थे तो 5 बाल्टी में ही घर धोते थे, ठीक है, 5 बाल्टी 6 बाल्टी जितना उनको लगा उतना आए, क्योंकि मेहनत लगता था। अब क्या है, मोटर लग गया है घर घर, अब पैप उठाना है या 5 बाल्टी की जगह 500 बाल्टी यूज हो जाता है, और उखरे में से पानी कर दीजिए और बीच बैठ के नहाइए, वाह रिमझिम बरसा पानी, सब पारे। तो इससे जल की बर्बादी होता है। तो जल की अत्यधिक बर्बादी के कारण भी सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब जिस दर से आप अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल रहे हैं, उस तेजी से अंडरग्राउंड वाटर की पूर्ति तो नहीं हो पाएगी, फिर वापस नहीं जा पाएगा, तो पानी ऊपर रहेगा और फिर यूज वाला रह नहीं करेगा, तो सूखे की स्थिति आपके लिए हो जाएगी। तो क्या है, जल की अत्यधिक बर्बादी। मानसून की गड़बड़ी, समय पर मौसम खराब रह रहा है, मौसम नहीं है, बारिश का मौसम है, जैसे मौसम अक्टूबर नवंबर में मानसून आता है, अब मानसून अभी नहीं किया, बारिश अभी नहीं किया, तो लोग खेती नहीं कर पाएंगे, तो फिर सुखाड़ की माना जाएगा, सुखाड़ की समस्या मानी जाएगी। तो मानसून की गड़बड़ी है ना। मानसून मतलब एक प्रकार के मौसमी पवन जिसके आने से भारत में वर्षा होता है, ठीक है, वापस लौट के आता है जनवरी फरवरी में। तो एक बार जनवरी फरवरी में भी बारिश होता है, और एक बार जब आता है अक्टूबर नवंबर के करीब में तो भी बारिश होता है भारत के। वर्षा के जल संग्रहण का न होना, इस मानसून के बारे में 9th क्लास में खूब बढ़िया से पढ़ाया जाता है ना, आप लोग ये नहीं समझे। वर्षा के जल संग्रहण का न होना, अब देखिए क्या है, सूखे के कारण क्या है, एक और कारण है वर्षा जल संग्रहण न हो पाना। बारिश वर्षा, और आप लोग शहर में रह रहे हैं, और शहर में जैसे आप अपने गाल के जैसा जो चिकन रोड बनवा लिए हैं, उस रोड पर पानी जब गिरता है बारिश हो करके, पेड़ भी काट रहे हैं, पानी जो गिरता है वो पानी नली में जाता है, और नली भी इतना चिकन है कि उसके सहायता से वो चला जाता है शहर के बाहर। तो पानी था यहाँ का,
गिरा इस जमीन पर, लेकिन इस जमीन का पानी चला गया शहर के बाहर, नगर के बाहर, है ना। तो यहाँ क्षेत्र में जो पानी गिरना चाहिए था, इस जमीन के अंदर जो पानी जाना चाहिए था, वर्षा जल संग्रहण होना चाहिए था, यहाँ के अंडरग्राउंड वाटर को भरना चाहिए था, वो निकल के तो बाहर चला गया। तो आप नीचे से पानी निकाल रहे हैं, जब बारिश हो रहा है तो फिर वापस में पूर्ति हो नहीं पा रहा है ना। तो वर्षा जल संग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे वह जमीन बंजर हो जाएगा, सूखा पड़ने लगेगा। तो वर्षा जल का संग्रहण ना होना भी क्या है, सुखाड़ के कारण, ठीक है। अब आगे वायु प्रदूषण का कम कर, वायु प्रदूषण कारण में उत्तरदायी है। वायु प्रदूषण के कारण सो यहाँ पर के कारण चलता है, वायु प्रदूषण के कारण। और वायु प्रदूषण मतलब समझते हैं, वायु प्रदूषण होता है तो वायुमंडल गर्म होता है, वही चीज है, ये लिखिए चाहिए है ना। वायुमंडल गर्म होगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, फिर सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आप ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अब ये लास्ट टॉपिक हमारा सूखे या सुखाड़ से बचाव के तरीके या प्रभाव को कम करने का उपाय क्या है। तो सुखाड़ के जो कारण है उसको समाप्त कर दीजिए, सूखे से बच जाइएगा, है ना। तो सूखे से बचाव के तरीके या प्रभाव कम करने के उपाय क्या है। अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधा लगाकर, समझ गए, पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा, वाष्प जब उत्सर्जन होगा तो संघनन होकर के बादल बनेगा तो बारिश होगा, सब पर है। ये वायु प्रदूषण को कम करके, ताकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, वायु प्रदूषण को कम करेंगे, है ना। जो भी CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित जो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बहुत सारे ऐसे गैस आते हैं, ओजोन गैस, ये सब जो है उनको कम जब कर देंगे, जो गर्मी को बढ़ाते हैं, जो सूरज की गर्मी को ट्रैप करके रखते हैं, उसको कहते हैं CFC गैस। वायु प्रदूषण को कम करके, ताकि ग्लोबल वार्मिंग घटे। आज जब ये सब गंदे गैस का उपयोग नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, भूमि की गर्मी को घट जाएगा। जब भूमि की गर्मी घटेगा तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जलाशयों का निर्माण करना ताकि वर्षा जल संग्रहण हो सके। वर्षा जल संग्रहण ना होने के कारण सुखाड़ उत्पन्न होता था। अब वर्षा जल को संग्रहण कर लेंगे, बचा लेंगे, वर्षा के पानी जहाँ का पानी गिरा वही पानी रह जाए, वहीं के नल कूप आदि में चला जाए, पुराने कुआं में चला जाए, तो वहाँ का जल का लेवल बड़ा रहेगा, जमीन पर नमी रहेगी, सब पता है। तो ये जो है मुख्य तरीका है। प्रश्न पूछता है कि सूखे से बचाव के मुख्य तरीका क्या है, तो वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल संग्रहण, इसलिए मुख्य तरीका। पेड़ के अंधाधुंध कटाई को रोक करना, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई को रोक देंगे तो भी हम सुखाड़ से बच सकते हैं। तो ये लगाकर या इसको कहिए कि अंधाधुंध कटाई को रोकेंगे तो पेड़ रहेगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर है ना, जमीन में नमी बनी रहेगी, वायुमंडल में नमी बनी रहेगी, सुखाड़ की समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अब कुछ प्रश्न आप लोग बनाइए, अगर आपका प्रश्न नहीं बनता है तो लानत है आपका, है ना। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, प्रश्न जरूर बन जाना चाहिए, बहुत सारे इससे प्रश्न बनेंगे, है ना। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन है हमारा बाढ़, सुखाड़, सुनामी, महामारी। जो सही आंसर है आप उसको कमेंट कर देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सुखाड़ की समस्या घटित होती है तेजी से, धीरे धीरे, वर्षा के बाद, सभी। आप लोग देख लीजिएगा, जो सही आंसर है उसको कमेंट में लिखिएगा। इसको नहीं लिखना, इसको लिखना है लेकिन इसको नहीं लिखना, ये हमारा YouTube चैनल का नाम है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।